डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 16। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड एक बात थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अपन ने इसमें देखा था कि जो लिगेंड्स का जो स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर था, सबसे पुअर लिगेंड अपन ने माना था O2-2 को। याद होगा आपको कोरोना ट्रिक। इस बार साफ था कोरोना अज्यूम फैला O2-2। उसके बाद में अपन ने दिया था I-, उसके बाद में Br-, पर इस बार उसके बाद में अपन ने दिया था S-2 साहब, फिर थायोसाइनेटो SCN-, है ना, था कोरोना Cl-, NO3-, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर था ये, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर? इसके अंदर एक थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी ने सल्फाइड को यहां बताया है ना, एनसीईआरटी। लेकिन बाकी जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स और हैं उनके अंदर S-2 थायोसाइनेटो से पहले दिखाया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो है वो सल्फाइडो को S-2 को क्लोराइड के बाद बताया है। तो ये एक आप छोटा सा चेंज है वो याद रखोगे कि जब एनसीईआरटी में पूछे, 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे स्ट्रेंथ को, तो आप इसको यहां लिख देना। इन जनरल अपन को इसको यहीं पर मानना है, इसी जगह पर मानना है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी चीज जो अपन को ध्यान रखना है कि कुछ किताबों में ये दे रखा है कि NH3 जो है वो PY से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कुछ किताबों में दे रखा है PY जो है वो NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट एक्चुअली जो रियल कंडीशन है वो ये है कि NH3 और PY जो है ना वो ऑलमोस्ट हल्का सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। अमोनिया और पिरिडीन की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा पिरिडीन जो है वो हल्का सा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए अपन CFT के अंदर आगे बढ़ते हैं। CFT के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अपन ने मेन पॉइंट्स देखने के बाद में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्प्लिटिंग के कारण जो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, उनकी समभ्रंशता खत्म हो जाती है, वो पांचों सेम एनर्जी वाले नहीं रहते और वो 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और स्क्वायर के अंदर में 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। और उनके बीच एक एनर्जी गैप आ जाता है। उस एनर्जी गैप को, उस एनर्जी इंटरवल को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को आगे जाके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलने लगे। और वो जो डेल्टा है उसकी वैल्यू के बेस पर हमने लिगेंड की स्ट्रेंथ को डिवाइड किया था, लिगेंड की स्ट्रेंथ को हमने डिसाइड किया था। अब अपन देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स बाय CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर की व्याख्या, CFT के द्वारा संकुल के रंगों की व्याख्या, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा। इसमें अपन छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इस बात को। नोट्स तो आपको साथ साथ मिलेगी, थोड़े नोट्स आप उतारते भी चलिए हल्का हल्का साथ में। देखिए, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि ये जो लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के चारों तरफ आकर के अपने एक डेफिनेट ज्योमेट्री में उसको सराउंड करते हैं, लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के चारों तरफ किसी भी शेप में आते हैं, चाहे ऑक्टाहेड्रल शेप में आए चाहे किसी भी शेप के अंदर आकर के लिगेंड इसको जब सराउंड करते हैं तो इसके डी ऑर्बिटल्स के बीच स्प्लिटिंग होती है और इस तरह से वो एनर्जी के 2 ग्रुप्स में डिवाइड, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद आप देखिए ये जो डेल्टा है इसको अपन डेल्टा O या डेल्टा T या डेल्टा SP बोल देते हैं, डेल्टा बोल दो कोई भी हो, है ना। डेल्टा O का एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। और इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 और यहां मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन कम है, पार्शियली फिल्ड है। ये जो हायर डी ऑर्बिटल्स है, स्प्लिटिंग के बाद में इन दोनों के बीच एनर्जी गैप आ गया। ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, ये एनर्जी गैप जनरली जो है ये विजिबल रीजन का होता है, दृश्य विकिरणों के क्षेत्र का होता है, विजिबल रेज के रीजन का होता है। इसलिए जब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर
स्प्लिटिंग के बाद ऊपर वाला जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स पर लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट में से जो डेल्टा के इक्विवेलेंट एनर्जी रखने वाली जो व्हाइट लाइट तो 7 कलर का मिक्सचर होती है, वो व्हाइट लाइट में से वो लाइट जो डेल्टा के इक्विवेलेंट ऑर्डर वाली है, डेल्टा के इक्विवेलेंट वैल्यू वाली है, उसको एब्जॉर्ब करके वो जो जैसे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर का मिक्सचर है, VIBGYOR 7 कलर का मिक्सचर है व्हाइट लाइट, है ना। ये अपन ने क्या दिया, व्हाइट लाइट दिया, व्हाइट लाइट है ना, श्वेत प्रकाश जो कि 7 कलर का मिक्सचर है। और ये जो डेल्टा है ये जनरली किसका है, विजिबल रीजन का है। मान लेते हैं ये किसी भी जो है ना वो रेड कलर का है, ये जो है ना रेड कलर का है, ये रेड कलर के रीजन का डेल्टा है ना। मानना लेट इज ऑफ रेड कलर लाइट एनर्जी वैल्यू। तो क्या होगा कि जैसे ही वो व्हाइट लाइट गिरी, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेकर के, रेड कलर वाली एनर्जी लेकर के यहां आना चालू हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चालू हो जाएंगे। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें से रेड क्या हो जाएगी, रेड इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें रेड लाइट इस फिनोमिनन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो डेल्टा है वो मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स का रेड कलर के रेंज का है। रेड कलर का जो विजिबल लाइट है उसका जो 1 क्वांटम का एनर्जी है वो डेल्टा से मैच कर रहा है। तो जैसे ही व्हाइट लाइट डाली, रेड कलर की लाइट इस ट्रांजिशन में, इसको बोलेंगे एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन अब उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये पांचों डी जनरेट थे, सेम एनर्जी वाले थे, समभ्रज थे, है ना, सेम एनर्जी वाले थे, समान ऊर्जा वाले थे, तब तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरे डी में जाए तो उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन स्प्लिटिंग के बाद अब एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जाने में भी एनर्जी चाहिएगी। इस तरह से जब एक ही सब ऑर्बिट के लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है और लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है, एनर्जी इन्वॉल्व होने लग जाती है। तो हम ऐसे डी से डी के ट्रांजिशन को, इलेक्ट्रॉन का डी से दूसरे हाई एनर्जी वाले डी में जाने को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो यहाँ डी ट्रांजिशन होने लगेगा, डी ट्रांजिशन होने लगेगा और उस डी ट्रांजिशन के अंदर कोई ना कोई विजिबल रीजन वाली जो वेव है व्हाइट लाइट में से 7 कलर की मिक्सचर वाली लाइट में से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है 3 4 5 6 कलर का मिक्सचर, उसमें से रेड लाइट तो यहां चली गई, रेड लाइट अब इसमें मिसिंग है, अब इसके अंदर रेड लाइट नहीं है, रेड लाइट यहां पर नहीं आएगी। तो ये जो बचा हुआ लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो 6 कलर का मिक्सचर ऑफ 6 कलर ही रह जाएगा, मिक्सचर ऑफ 6 कलर रह जाएगा। और कैसा नजर आएगा, मिक्सचर ऑफ 6 कलर होगा एंड विल बी ऑफ एंटी कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ये इसका जो 6 कलर का जो, ये जो 6 कलर की लाइट का जो मिक्सचर है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमें कैसी नजर आएगी, ये जो एब्जॉर्ब हुआ है ना उसके एंटी कलर की नजर आएगी। एब्जॉर्ब कौन हुआ, रेड ऑब्जॉर्व हुआ, तो रेड का एंटी कलर क्या होता है, रेड का एंटी कलर होता है ग्रीन। ये जो बची हुई लाइट है ये कैसे नजर आएगी, ग्रीन नजर आएगी, क्योंकि ग्रीन और रेड कलर एंटी कलर है। ग्रीन का एंटी कलर है रेड और रेड का एंटी कलर है ग्रीन। तो इस तरह से, और ये जो जैसा ये रिफ्लेक्टेड लाइट नजर आएगी, वही जो सामने वाला देख रहा है, मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स को देख रहा हूं तो ये कॉम्प्लेक्स में सा मुझे कैसा नजर आएगा, ग्रीन कलर का नजर आएगा। मिक्सचर ऑफ 6 कलर विल बी ऑफ एंटी कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड दिस विल बी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हमें कैसा दिखाई देगा, ग्रीन, क्योंकि डी ट्रांजिशन में रेड लाइट एब्जॉर्ब हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो फिर ध्यान से देख लो, सीएफटी ने बाकायदा बताया कि इस डेल्टा की वैल्यू आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो स्पेक्ट्रम की हेल्प से, और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करके कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और एंटी कलर कौन सा लाइट क्या होगा,
जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कौन से एंटी कलर की होगी, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो जिस एंटी कलर की दिखाई देगी, एब्जॉर्ब लाइट के एंटी कलर की, उसी कलर का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो बाकायदा हर कॉम्प्लेक्स का उन्होंने कलर का नेचर बताना चालू कर दिया। तो ध्यान से इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। इसको अकॉर्डिंग टू विजिबल, अकॉर्डिंग टू सीएफटी आफ्टर कलर का जो नेचर है, बाय splitting of d orbitals, by splitting of d orbitals, energy gap जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, और CFSE is formed between d orbitals. Hence energy is required for the transition of an electron from lower d to higher d orbital. It is called डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में लिख लेना कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण गैप, जो दो डी कक्षक होते हैं उनके बीच ऊर्जा अंतराल आ जाता है, डेल्टा या CFSE, और उसके कारण लोअर कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से ज्यादा ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन संक्रमण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होने लग जाती है। और अब इस संक्रमण को, डी से डी के इस संक्रमण को DD संक्रमण कहते हैं। क्या ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब इस तरह से DD संक्रमण होने लग गया। सो इफ हायर d ऑर्बिटल्स ऑफ, अच्छा इससे पहले एक बात और लिख लीजिए, जनरली दिस डेल्टा और CFSE ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज ऑफ विजिबल रीजन। सामान्यतया जो ये डेल्टा या CFSE होता है संकुलों का, इसका जो मान होता है वो दृश्य क्षेत्र की कोटि का होता है। हेंस अ पर्टिकुलर विजिबल लाइट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग DD ट्रांजिशन। हेंस ए पर्टिकुलर विजिबल लाइट, कोई पर्टिकुलर विजिबल लाइट, कोई भी जो डेल्टा से मैच करती हुई है, जिसके 1 क्वांटम की एनर्जी डेल्टा के इक्वल है, उसको वो इसमें अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जनरली दिस डेल्टा इज ऑफ विजिबल रीजन, दृश्य कोटि का है, इसलिए DD संक्रमण में, संकुलों के अंदर DD संक्रमण में प्रायः कोई निश्चित दृश्य तरंग जो है वो अवशोषित होती है, आवश्यक होती है, इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इफ कॉम्प्लेक्स हैज पार्शियली फिल्ड हायर D, भाई वो पार्शियली फिल्ड होगा तो ऊपर हायर वाला ही होगा, लोअर वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हायर D। इफ complex has partially filled higher d orbital, then their molecule or ion will show DD transition when white light is incidented on it and the reflected light will be a mixture of 6 colors only and seems to be of
एंटी कलर ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड लाइट, ठीक है ना, एंटी कलर ऑफ दैट एब्जॉर्ब्ड लाइट, एंड दिस विल बी द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलिए हिंदी मीडियम में लिख ले, यदि संकुल के पास आंशिक रूप से भरे हुए उच्च डी कक्षक हैं तो ऐसे संकुलों पर व्हाइट लाइट आपतित होते ही वो डीडी ट्रांजिशन दर्शाने लग जाते हैं, जिससे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो उसमें वो जो एब्जॉर्ब लाइट है वो अनुपस्थित रहती है, तथा रिफ्लेक्टेड लाइट परावर्तित प्रकाश जो है वो 6 कलर का ही मिश्रण रह जाता है, 6 रंगों का ही मिश्रण रह जाता है, तथा अवशोषित तरंग का अवशोषित विकिरण के एंटी कलर का प्रति रंग का दिखाई देता है, और जिस अवशोष जो परावर्तित प्रकाश है रिफ्लेक्टेड लाइट है वो जिस कलर की दिखाई देगी कॉम्प्लेक्स भी उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक है ना, ये तो आप लोग जानते ही हो सारे के सारे कि कोई भी चीज जो कलर जो ऑब्जेक्ट्स हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी बचे हुए कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है उस कलर की हमें दिखाई देती है। रेड ऑब्जेक्ट हमें रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो रेड को तो कर रहा है रिफ्लेक्ट, वो ग्रीन को कर रहा है एब्जॉर्ब, ग्रीन वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बचा हुआ जो 6 कलर का लाइट है वो हमें रेड दिखाई देता है, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट भी रेड दिखाई देता है। और कलर एंटी कलर आप जानते हो, रेड और ग्रीन कलर एंटी कलर है, येलो और ब्लू कलर एंटी कलर है ना। अच्छा, कलर एंटी कलर की पहचान है कि कलर और उसके एंटी कलर को आपस में मिला दिया जाए तो ब्लैक कलर दिखाई देगा। येलो और ब्लू को आप मिला दोगे तो ब्लैक बन जाएगा, रेड और ग्रीन को आप मिला दोगे तो ब्लैक बन जाएगा। फिजिक्स में ऐसा आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आप एक रेड कलर की लीफ ग्रीन कलर की लीफ है, हरे रंग की पत्ती है, उसको आप रेड बल्ब में देखो, आप ऐसे कमरे में ले जाओ जहां पर केवल प्योर रेड कलर का कोई बल्ब है, और आप ग्रीन कलर की पत्ती है तो वो ग्रीन कलर की, तो वो ग्रीन की क्यों है? वो ग्रीन की क्यों है कि वो जो है वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और रेड कलर के जो बल्ब है वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड कलर को, तो ग्रीन और रेड मिल गया उस लीफ की सरफेस पे, उस पत्ती की सरफेस पे रेड ग्रीन से टकरा रहा है, तो रेड और ग्रीन मिल करके कैसा नजर आएगा? ब्लैक। तो ग्रीन कलर की लीफ रेड बल्ब जल रहे कमरे के अंदर ले जाके देखने पर ब्लैक नजर आएगी। आपने बोलोगे ये क्या हो गया, क्लियर कलर का लीफ का कलर चेंज हो गया क्या? हम वापस रूम से बाहर आएंगे जहां व्हाइट लाइट है तो हम देखेंगे नहीं है तो ग्रीन कलर की, लेकिन उस रेड लाइट में कैसे नजर आएगी? ब्लैक, क्योंकि वहां कलर और एंटी कलर आपस में मिल रहे हैं, तो वो हमें ब्लैक कलर का जो है वो इफेक्ट देंगे। इस तरह से कभी आपने नोट किया होगा बच्चों कि अगर आप किसी येलो कलर के, प्योर येलो कलर का पेज है, उस पर ब्लू इंक से लिख रहे हो तो आपको ब्लैक नजर आता है। आपको थोड़ा सा ऐसे आश्चर्य होता है कि ये क्या बात है, कहीं मैं भूल से मार्केट से ब्लैक कलर का पेन तो लेकर के नहीं आया, ब्लैक इंक का तो पेन लेकर नहीं आ गया। आप नॉर्मल व्हाइट पेज पे लिख के देखते हो कि नहीं है तो ब्लू ही, वो ब्लू ही है, लेकिन वो आपको येलो पेज पर ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि पेन है ब्लू कलर का, इंक है ब्लू कलर की, और येलो पेज पे लिख रहे हो, येलो पेज येलो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? येलो और ब्लू आपस में मिक्स हो गए, कलर एंटी कलर मिक्स होते हैं तो ब्लैक कलर का इफेक्ट नजर आता है। तो ये कलर एंटी कलर की पहचान है ना। मिक्सिंग ऑफ कलर एंड इट्स एंटी कलर विल गिव ब्लैक अपीयरेंस, है ना, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इसका एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है TiH2O होल 6+3। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर Ti कौन से स्टेट में है? Ti+3 स्टेट के अंदर है। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका कॉन्फिडेंस हो जाएगा 3D1 4s0 है ना, 3p6 3D1। भाई Ti जो है उसका क्या था? Ti का था Ti22, इसका तो था आप जानते हो 3D2 4s2। अब जब Ti+3 बना है ना, Ti+3 बना तो 2 तो ये भाग गए और 1 ये चला गया, तो ये क्या बन गया? 3D1 4s0। और ये कैसा है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6, इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर किस तरह से स्प्लिटिंग होती है आप लोग को पता ही है। ये हो गया T2G और ये हो गया EG, ठीक है।
और इसमें मिला के ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका जो डेल्टा होता है ना, वो इसका डेल्टा होता है 242 किलो जूल पर मोल। कितना होता है? साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली पता लगाया, 242 किलो जूल पर मोल। ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा ओ 242 किलो जूल पर मोल, ये जो है वो इज ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट। ये जो ब्लू ग्रीन, नीले हरे प्रकाश के इक्विवेलेंट है ये डेल्टा, उसके लैम्डा के इक्विवेलेंट है, उसके 1 क्वांटम की एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए जब व्हाइट लाइट इसमें से गिराते हैं अपन, इसके अंदर TiH2O6+3 के अंदर ऊपर जब व्हाइट लाइट गिराते हैं, ये व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट गिराई हमने। तो व्हाइट लाइट गिराने पर ये इलेक्ट्रॉन जब यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो इसके अंदर कौन सी लाइट यूज हो गई? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन तो हो गई इसके अंदर एब्जॉर्ब, ब्लू ग्रीन लाइट तो यहाँ यूज हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो उसके अंदर ब्लू ग्रीन मिसिंग थी। ये कैसे, क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मिसिंग ब्लू ग्रीन लाइट, इसके अंदर ब्लू ग्रीन लाइट अनुपस्थित है नहीं। तो ये कैसे नजर आएगी? एंटी कलर ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट। और ब्लू ग्रीन का एंटी कलर होता है वॉयलेट। तो इसलिए कैसे नजर आएगी? वॉयलेट कलर की नजर आएगी, है ना। इसका कलर वॉयलेट होगा। और इसका अगर वॉयलेट कलर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स हमें कैसा नजर आएगा? TiH2O6+3 कैसा नजर आएगा? वॉयलेट कलर का नजर आएगा। समझ में आ गई बात ये अच्छी तरह से? तो इस तरह से हम ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है TiH2O6+3 का। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आप देख लोगे, कुछ और एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स डेल्टा की वैल्यू है। तो नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, सो कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर होगा वही कॉम्प्लेक्स का, संकुल उसके डेल्टा का मान, नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका नेचर, और कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। जैसे एक तो अपन को इसमें याद कर ही लो, TiH2O6+3, इसका जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका जो डेल्टा होता है, डेल्टा की जगह उसका आप लैम्डा याद कर लो, है ना। डेल्टा आप लिख लो लैम्डा ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट एज पर डेल्टा। तो ये होता है 4980 एंगस्ट्रॉम और 498 नैनोमीटर। और ये जो 4980 एंगस्ट्रॉम या 498 नैनोमीटर है, ये किसका है? ये ब्लू ग्रीन लाइट का है। तो इसलिए ब्लू ग्रीन तो जाएगी एब्जॉर्ब, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाएगी? वॉयलेट। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल आपको इसमें याद करना है, CuNH3O4+2 टेट्राएमीन कॉपर है। इसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा जो होता है उसके हिसाब से जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका लैम्डा होता है 6000 एंगस्ट्रॉम और 600 नैनोमीटर। और ये जो 6000 एंगस्ट्रॉम या 600 नैनोमीटर, ये येलो कलर की लाइट का है। ये येलो कलर की लाइट है, तो इसलिए येलो ऑब्जर्व जाएगी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, येलो का एंटी कलर कौन है? ब्लू, इसलिए कैसा नजर आएगा? ब्लू कलर का नजर आएगा। अपन लोग सभी जानते हैं। इसी तरह से एक तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, CuNH3O6+3। CuNH3O6+3 जो है, ये 7000 एंगस्ट्रॉम जो है, 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट का जो है CuNH3O6 जो है वो 4750 एंगस्ट्रॉम 4750 एंगस्ट्रॉम
और 475 नैनोमीटर वाली लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो है ये ब्लू कलर का है ना, लाइट ब्लू कलर का है ना, लाइट ब्लू कलर का ये जो है वो वेवलेंथ है। तो लाइट ब्लू कलर का, इसलिए ये कैसा नजर आएगा, ऑरेंज कलर का नजर आएगा, येलो ऑरेंज कलर का नजर आएगा। इस तरह से ये 3 एग्जांपल याद कर लो। याद आपकी 2 ही कर लीजिए, है ना, तीसरा कोई याद करने की जरूरत नहीं, एक और नोट करवा दिया। एनसीईआरटी में कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन इनको रटना नहीं है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए गए हैं, इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। याद केवल 2 का कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का। तो इस तरह से ये कलर नेचर का एक्सप्लेनेशन हुआ। और क्या बताया गया सीएफटी में इसके अलावा? सीएफटी में इसके बाद एक और अच्छा पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नॉलेज के हिसाब से भी ध्यान में होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फैक्टर्स इफेक्टिंग डेल्टा और CFSE, है ना, डेल्टा या CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन सी चीजों से डेल्टा बढ़ता है, स्प्लिटिंग, भाई जिनसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी डेल्टा ज्यादा हो जाएगा, जिस फैक्टर से स्प्लिटिंग कम होगी तो डेल्टा कम हो जाएगा। CFSE और डेल्टा प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक बात है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। और स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होगा, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन, जो फैक्टर्स इस अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में, वो ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएंगे। और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा गैप आ जाएगा, एनर्जी गैप आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब कौन कौन सी बातों से स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वो एक एक करके हम 1 by 1 देखते चलते हैं। CFSE और डेल्टा प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। तो इसमें पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर will be donor site of ligand. More strong electron donor, more strong electron donor will be donor site of ligand, ठीक है ना। जितना ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ, या यूं लिख लो मोर स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ऑफ डोनर साइट ऑफ लिगेंड जितनी ज्यादा हो, अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल उतना ज्यादा होगा, हेंस डेल्टा उतना ज्यादा होगा। और उसी के बेस पर हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम एक ही मेटल को के पास अलग अलग लिगेंड ला के डेल्टा देखते रहते हैं। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है उसके प्रेजेंस में डेल्टा ज्यादा होगा, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिसकी प्रेजेंस में डेल्टा ज्यादा है उसका वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो डेल्टा की वैल्यू से लिगेंड की स्ट्रेंथ बता सकते हो, और लिगेंड की स्ट्रेंथ पहले से मालूम हो तो डेल्टा की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर एकदम। तो डेल्टा एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स वो पूरी याद कर लेना, है ना। कहां से O2-2 से लेकर
I माइनस से लेकर लास्ट में CO तक, Cn माइनस एंड CO तक। तो इधर से इधर चलने पर क्या होता है, इधर से इधर चलने पर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ने से डेल्टा बढ़ेगा। अगर सेंट्रल मेटल सेम हो तो मान लीजिए आप इसको लेकर के CO+3 के साथ CO+3 हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, इसके साथ बनाएगा तो भी ऑक्टाहेड्रल, इसके साथ बनाएगा तो भी ऑक्टाहेड्रल, इसके साथ भी ऑक्टाहेड्रल, इसके साथ भी ऑक्टाहेड्रल। तो CO+3 ले लेकर के आप एक बार पेरोक्सो के साथ बनाओ, एक बार आयोडाइडो के साथ बनाओ, एक बार ब्रोमाइडो के साथ बनाओ, एक बार साइनाइडो के साथ बनाओ, एक बार CO के साथ बनाओ, तो आप पाओगे कि जो है ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में जो है वो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। CO+3 का इस लिगेंड के साथ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी डेल्टा मिनिमम मिलेगी, और इस लिगेंड के साथ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा CO+3 का, उसमें डेल्टा की वैल्यू हाईएस्ट मिलेगी इन सभी के अंदर। तो डेल्टा की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और वही स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। तो ये हो गया नेचर ऑफ लिगेंड, पहला फैक्टर। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर आता है नेचर ऑफ लिगेंड के बाद में नेचर ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल। डेल्टा proportional to strength of attraction between ligand and central metal, ये तो हम देख ही चुके हैं, ligand and central metal, and that is proportional to electron accepting strength of central metal। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल मेटल, जो केंद्रीय धातु है ना सेंट्रल मेटल, वो कितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकती है, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा डेल्टा ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ कैसे पता चले सेंट्रल मेटल की, वो प्रोपोर्शनल टू जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। एक तो ये हो जाएगा, चलो इसको तो अपन अलग फैक्टर के रूप में पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, और साथ साथ में ये जो है ऑक्सीडेशन, और साथ साथ में आप देखोगे कि जैसे जैसे जो 3D मेटल है उसके कंपैरिजन में जो 4D सीरीज वाली मेटल है वो ज्यादा अच्छी एक्सेप्टर है, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल वो क्या होगा, 3D मेटल से ज्यादा होता है 4D मेटल का, 4D मेटल से ज्यादा होता है 5D मेटल का। क्यों होता है इसका रीजन भी बता देता हूं आपको, कि जनरली जो डी ब्लॉक मेटल्स होती है ना, क्योंकि जनरली वही होती है सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनमें क्या होता है ऊपर से नीचे चलने पर साइज ज्यादा बढ़ता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन अंदर घुसते जा रहे हैं, साइज ज्यादा बढ़े नहीं और अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुसते जाएं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आते जाएं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज जो है वो उतना बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, इनकी साइज छोटा होता है, अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है कि छोटे साइज के जो आयंस होते हैं ना, जो अच्छा वो कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा तो भी छोटे साइज का ही बनाएगा एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, है ना। तो एस ब्लॉक वाले मेटल के कंपैरिजन में जो छोटे आयन बनाते हैं तो इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी और ज्यादा नीचे चलने पर बढ़ती जाती है। 3D के कंपैरिजन में 4D मेटल्स ज्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ज्यादा स्ट्रांगली जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा। 5D वाला और ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा, जैसे निकल जो है उससे ज्यादा पैलेडियम जो है ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करता है, प्लेटिनम +2 और ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करता है, इससे बेटर स्ट्रेंथ इसकी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचने की, इससे ज्यादा इसकी है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला यहाँ छोड़ दो, वो अपन अलग रीजन के रूप में पढ़ रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, 3D मेटल से बढ़िया होती है 4D मेटल, 4D मेटल से बढ़िया होती है 5D मेटल्स, जो है ना वो ज्यादा डेल्टा रखती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा रखती है और डेल्टा बढ़ता जाता है। अगर एक 3D मेटल उसी लिगेंड के साथ Na+2 उसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक Pd+2 बना रहा है और एक प्लेटिनम +2 बना रहा है, तो
डेल्टा की वैल्यू Na+2 वाले कॉम्प्लेक्स की तुलना में Pd+2 वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी, उसके कंपेरिजन प्लेटिनम+2 वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी। क्लियर है अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर थर्ड फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ये आपको मैंने सिखाई दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, डेल्टा उतना ज्यादा होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर जो है फैक्टर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जितने ज्यादा लिगेंड आके अट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा तो ऑक्सीडेशन डेल्टा की वैल्यू भी ज्यादा। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2 वालों में से ज्यादा स्प्लिटिंग होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वालों में, उससे ज्यादा होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 5, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 7। ऑर्डर ऑफ डेल्टा, है ना। आप बोलोगे सर मेटल कौन सा है, वो एक फैक्टर पढ़ते समय बाकी सारे फैक्टर को कॉमन मानना है। जब ये पढ़ रहे हो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो हाइपोथेटिकली एक बार कि वही मेटल एक बार जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रख रहा है, वही मेटल अगर 5, ऐसा कभी कभी हो भी सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होकर थोड़ी वेरिएबल हो कि 4 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है। तो वही मेटल उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी लिगेंड के साथ जब जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखे और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखे तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर डेल्टा ज्यादा आएगा। और इन जनरली भी अगर मान लीजिए मेटल की नेचर लगभग एक जैसी है, लिगेंडों की नेचर लगभग एक जैसी है, तो हम पाएंगे कि जो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनके डेल्टा ग्रेटर होते हैं। क्या ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, इसमें आपको याद रखना है 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। नेचर ऑफ लिगेंड में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है, इस पर डेल्टा बढ़ता जाएगा। स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा डेल्टा रखेंगे, वीक लिगेंड कम डेल्टा रखेंगे। ऑक्सीडेशन बढ़े तो डेल्टा बढ़ता है, जैसे एक Fe+2 वाला कॉम्प्लेक्स है और एक Fe+3 कॉम्प्लेक्स है। FeCN6 ये हो जाएगा -4, ये फॉर्म हो जाएगा FeCN6 जो है -3। ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ डेल्टा जो है इसके अंदर ध्यान दीजिएगा। ये देखो सेम लिगेंड है, साइनाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लेकिन ये है Fe+2 और ये है Fe+3। तो डेल्टा की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, डेल्टा किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। डेल्टा इसका ग्रेटर होगा, इसका डेल्टा कम होगा। तो सेम मेटल अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ले, सेम लिगेंड के साथ सेम कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हुए अगर कॉम्प्लेक्स बनाए, नया कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उस कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर है। तो मेनली ये 4 फैक्टर कहलाते हैं डेल्टा को इफेक्ट करने वाले। तो इस तरह से डेल्टा के बेस पर, अच्छा डेल्टा के बेस पर फिर स्टेबिलिटी बताने लगे, डेल्टा के बेस पर कलर का एक्सप्लेन करने लगे, और इस तरह CFT ने उन बातों का भी जवाब दे दिया जिन बातों का परफेक्ट रीजन जो है वो VBT नहीं दे पाई थी। तो इस तरह से CFT के अंदर ये सारी बातें हमने पढ़ी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि एक क्रिस्टल फील्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के द्वारा, और उसके द्वारा स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग की वजह से कैरेक्टर्स में चेंज आते हैं, बिहेवियर में चेंज आते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना कि जो CFT है इसकी सक्सेस क्या है, CFT की सक्सेस क्या है VBT के रेस्पेक्ट में। सक्सेस ऑफ CFT ओवर VBT, है ना। VBT की तुलना में CFT की सफलता, पहला जो है VBT जो है वो नेचर ऑफ कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। VBT ये तो बता देती थी कि कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, लेकिन जो कलर्ड होगा वो किस कलर का होगा ये VBT नहीं बता पाती थी। जबकि CFT जो है ना वो नेचर ऑफ कलर भी बता देती है ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा। भाई डेल्टा की वैल्यू प्रैक्टिकली पता लगा लो, उससे पता लगा लो एब्जॉर्ब लाइट कौन सी होगी, उससे पता लगा दो कि जो एब्जॉर्ब लाइट का एंटी कलर कौन सा होगा, एंटी कलर ही कॉम्प्लेक्स का कलर होगा। तो नेचर ऑफ
कलर भी बता देती है CFT। पहली जो सक्सेस थी, पहली बात। दूसरी बात जो VBT के अंदर आपको ध्यान रखना है, VBT के अंदर हम कई बार जो है ना जुगाड़ बिठाते थे। जैसे अगर मान लीजिए Cr+3 कॉम्प्लेक्स है या Cr+2 कॉम्प्लेक्स है ना, और जो है वो Cr+2 कॉम्प्लेक्स है या Mn+3 कॉम्प्लेक्सेस है ना, इनके अंदर क्या कंडीशन थी देखो ध्यान से आप, चाहे Cr+3 हो चाहे Mn+3 हो, Cr+2 हो चाहे Mn+3 हो, इनमें होता था 3d4 4s0। Cr+2 में 3d4 4s0 होगा और Mn+3 कॉम्प्लेक्स में 3d4 4s0 होगा। अब इसमें जब इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये मानता था, VBT ये मानता था, ध्यान देना यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लो MnNS3 होल 6+3 है, MnNS3 होल 6+3 है। अब इसके अंदर ये VBT ये मानता था कि भाई 3d4 4s2 है, तो जो प्रैक्टिकल फैक्ट है VBT ये मानता था कि 3d क्या होता है 1 2 3 4, 4s 4p, और ये मानता था कि भाई जो 3 है ना वो क्या होगा 3d4 जो है ना इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में आ जाएगा और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रहने से मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट √N2 × 2 + 2 √8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, ये मानता था। अब लोग क्वेश्चन करते थे VBT से, पोलिंग से, कि भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो दोनों पेयर क्यों नहीं हुए? अब दोनों पेयर हो जाए तो ये डी भी खाली जाएगा, फिर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D3, भाई दोनों को पेयरिंग कर दूं तो D3sp2, फिर ये 6 ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब D3sp2 नाम का कोई हाइब्रिडेशन पोलिंग ने कहीं बताया नहीं, माना नहीं। चलो हाइब्रिडेशन तो उसके हाथ में था, वो बता था, लेकिन इस कंडीशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 0, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता? 0, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रैक्टिकली ये मिल रहा था। इसलिए पोलिंग क्या जुगाड़ बैठाते थे 3d4 कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर, वो कहते थे 3d4 के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भी एक पेयरिंग होगी, 2 अनपेड पड़े रहेंगे। लोग रीजन पूछते थे VBT से, पोलिंग से, कि ऐसा क्यों भाई साहब, दोनों ही पेयरिंग हो जाने चाहिए, एक पेयरिंग हो रहा है 2 अनपेड रह रहे हैं, ये क्या लफड़ा है, ये क्या जुगाड़ बिठा रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? पोलिंग कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते थे। CFT ने समझा दिया। CFT ने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग ऐसी हुई है, स्प्लिटिंग ऐसे हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो डेल्टा O है वो पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर है, तो 1, अभी ये 3 तो फिर भी डिजनरेट ही है, तो 3 तो पहले ऐसे जाएंगे और चौथा यहां नहीं जाकर के यहां जाएगा। तो विद रीजन बता दिया कि D4 कंडीशन में एक पेयरिंग और 2 अनपेड क्यों रह जाते हैं, जबकि VBT में ऐसा कुछ नहीं था। VBT में ऐसे कोई स्प्लिटिंग नहीं बताते थे, वो तो अपने मन से मैग्नेटिक मोमेंट देख करके, मैग्नेटिक बिहेवियर देख करके अपने हिसाब से जितने अनपेड चाहिए उतने अनपेड रख करके बाकी पेयरिंग कर देता था। मतलब VBT रिजल्ट को देख करके जुगाड़ बिठाता था, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, है ना। और कभी कहता पूरी पेयरिंग कर दो, कभी कहता नहीं थोड़ी पेयरिंग करो, थोड़ा अनपेड रखो, कभी कहता बिल्कुल ही पेयरिंग मत करो, कभी वीक के कंडीशन में भी पेयरिंग करने लग जाता था। अच्छा, वीक और स्ट्रॉन्ग का भी VBT में कोई परफेक्ट फंडा नहीं था, याद करना पड़ता था, यहाँ ये वीक है यहाँ स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ बाकायदा मैथमेटिकली बता दिया गया कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग। पेयरिंग एनर्जी फिक्स होती है हर मेटल की इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी फिक्स होती है। डेल्टा की वैल्यू प्रैक्टिकली पता लगाओ, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी कम आ रही है तो वीक लिगेंड है। तो वीक और स्ट्रेंथ लिगेंड का भी ज्यादा परफेक्ट एनालिसिस किया जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा, और उसके बेस पर ये समझा दिया कि D4 कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में एक पेयरिंग और 2 अनपेड क्यों रहते हैं, उसको भी विद रीजन विद लॉजिक समझा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक जो VBT नहीं समझा पाया था
वो CFT ने समझा दिए थे, ठीक है ना। VBT ने मैथमेटिकल एग्जैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस और डिटर्मिनेशन ऑफ लिगेंड्स आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं था VBT के अंदर, जबकि CFT के अंदर था ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एंड पेयरिंग एनर्जी। तो इस तरह से CFT के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो VBT नहीं बता पाती थी, जहां जुगाड़ लगाती थी वहां CFT विद रीजन समझा देता था। तो एक ये ट्रिक भी याद रखना कि कहीं VBT में आप फंस जाओ ना कि यहाँ कितनी पेयरिंग करवानी है, कितनी पेयरिंग नहीं करवानी है, कौन सा हाइब्रिडेशन बताना है, डी की क्या कंडीशन बतानी है, तो CFT की हेल्प ले लेना, क्योंकि आप तो दोनों जानते हो। तो CFT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कितने डी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, कितने डी ऑर्बिटल्स पेयर्ड होने चाहिए, कितने डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने चाहिए, फिर उसी हिसाब से वही VBT के अंदर रख करके VBT का हाइब्रिडेशन निकाल लेना। तो ये ट्रिक के रूप में भी यूज करना आप इसको, CFT की इस हेल्प को, सपोर्ट को आप VBT पहचानने में, VBT पर क्वेश्चन आ जाए तो VBT पहचानने में CFT की हेल्प से स्प्लिटिंग करके डी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को, डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन पता लगा लेना, फिर वही कॉन्फ़िगरेशन VBT में बिना स्प्लिटिंग के मान लेना, बिना स्प्लिटिंग के मान के हाइब्रिडेशन पहचान लेना। क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था CFT का फायदा। तो CFT को हमने बहुत चढ़ा दिया। अब CFT में भी तो कुछ कमियां हैं। देखो, बिना कमी के तो संसार में सिवाय ईश्वर के कुछ है नहीं। तो CFT में क्या क्या कमी है, लिमिटेशंस ऑफ CFT, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ CFT ध्यान देना। पहला जो सबसे एकमात्र ही आप CFT के अंदर जो स्पेशली आप कमी बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो, वो है नेचर ऑफ बॉन्ड इन CFT, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड is assumed ionic bond. It seems to be incorrect due to following reasons. यानी CFT से जो हमें शिकायत है कि CFT जो है ना, वो जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड मान रही है, ये हमें डाउटफुल लगता है। और इसके हमारे पास सॉलिड रीजंस भी है इसको डाउटफुल मानने के, इस पर हमें संदेह है, और इस हमारे संदेह के ठोस कारण भी है हमारे पास। पहला एविडेंस, पहला कारण क्या है कि अगर ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है तो डेल्टा की वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो सेंट्रल मेटल पॉजिटिव है और नेगेटिव लिगेंड है, और सेंट्रल मेटल पॉजिटिव है और न्यूट्रल लिगेंड है। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। ये अगर मान लीजिए M+2 है और ये M+2 और CO है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था? डेफिनेटली ये ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था आयनिक बॉन्ड। इसका स्ट्रेंथ भी इसके स्ट्रेंथ से ज्यादा मिलनी चाहिए थी, इसका डेल्टा भी इसके डेल्टा से ज्यादा मिलना चाहिए था, ठीक है ना। एक न्यूट्रल लिगेंड का डेल्टा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड और ये बॉन्ड, अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि एक पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच का आयनिक बॉन्ड? ये तो न्यूट्रल है। लेकिन हम पाते हैं कि बॉन्ड लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच, ये कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? ये ज्यादा स्ट्रांग है। डेल्टा भी इसका ज्यादा मिला, डिसोसिएशन भी इस बॉन्ड का ज्यादा डिफिकल्टी से होता है। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो ये इसका ज्यादा स्ट्रांग कैसे, इसका कैसे नहीं है?
तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल मेटल और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के बीच का आयनिक बॉन्ड तो है वीक, प्रैक्टिकली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, प्रैक्टिकली होने चाहिए थे ये ज्यादा। इसका मतलब ये जो आयनिक बॉन्ड मान रहे हैं ये गड़बड़ है मामला, आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, कोई और टाइप का बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मानना सीएफटी के अकॉर्डिंग सही नहीं लगता। सीएफटी जो आयनिक बॉन्ड मानती है वो साइंटिस्ट के गले नहीं उतरता, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो न्यूट्रल लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, पहला फैक्टर। दूसरा, इफ इट इज आयनिक बॉन्ड then why it is not dissociating in aqueous medium। भाई अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो ये फिर एक्वस मीडियम में लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच का आयनिक बॉन्ड टूट क्यों नहीं जाता। आप बोलोगे सर आपने एक तर्क दिया था, आपने एक रीजन बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि जरूरी थोड़ी के सारे आयनिक बॉन्ड टूटेंगे। बहुत सारे आयनिक बॉन्ड वाटर मीडियम में नहीं टूटते, AgCl के बीच का आयनिक बॉन्ड नहीं टूटता, KNO3 के बीच का, K+NO3 के बीच का आयनिक बॉन्ड डिसॉल्व जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, और जहां हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है, सॉल्वेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है Ag+Cl- के बीच की, तो वो बॉन्ड नहीं टूटता। ठीक बात है, लेकिन कोई भी नहीं टूट रहा। अरे भाई जब आयनिक बॉन्ड है लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच तो कोई कॉम्प्लेक्स तो ऐसा मिलता 30-40%, 10%, 20%, 30%, कम से कम 10% तो ऐसे मिलते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच का आयनिक बॉन्ड टूट जाता, डिसोसिएट हो जाता। 70% का नहीं टूटता, 80% का नहीं टूटता, 99.99% कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच का आयनिक बॉन्ड टूटता ही नहीं है। ऐसा कौन सा आयनिक बॉन्ड है जो कभी वाटर में टूट ही नहीं रहा है। तो शक हुआ साइंटिस्ट को कि हो सकता है ये आयनिक बॉन्ड कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। इन दोनों रीजन की वजह से हमें सीएफटी की इस बात पे डाउट है, शक है कि मेटल और लिगेंड के बीच का ये जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड माना जा रहा है, इस बात पे हमें शक है। तो इस बात को कि भी आयनिक बॉन्ड भी नहीं है ये भी ना माने, हम आयनिक बॉन्ड ना मानते हुए आगे की सारी बातें समझाने के लिए फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी दी गई कि जो बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझा रही है वो कि वो जो है वो समझा जाए, लेकिन इस बॉन्ड को आयनिक नहीं माने। तो उसका हम लिगेंड फील्ड थ्योरी में किया गया काम, और लिगेंड फील्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद एक और थ्योरी जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग है, किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग हो ना, उसकी सबसे लेटेस्ट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ नॉर्मल कंपाउंड दी गई, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आई है जो सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के बाद आया वीबीटी, वीबीटी के बाद आया सीएफटी, सीएफटी के बाद आया लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी के बाद आया लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो लास्ट वाली दोनों लेटेस्ट थ्योरीज है, लिगेंड फील्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो ये हमने बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में।